हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती रही हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एनसीईआरटी 10th क्लास साइंस का बुक, और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण के बारे में। हम पर्यावरण शब्द से परिचित है। इस शब्द का प्रयोग टेलीविज़न पर, समाचार पत्रों में तथा हमारे आसपास के लोगों द्वारा प्रायः किया जाता है। हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब वह पर्यावरण या वातावरण नहीं रहा जैसा कि पहले था। दूसरे कहते हैं हमें स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। पर्यावरणीय समस्या पर चर्चा के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारण पर्यावरण में किस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। पारितंत्र, इसके संघटक क्या है, पारितंत्र के क्या संघटक है उसको भी हम लोग देखते हैं। सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण की अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र कहलाते हैं। तो किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र जो है बनाते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। तो एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक एवं अजैव घटक होते हैं। तो जैव घटक जो कि सजीव वस्तु हो जाएंगे, जैसे पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, ये सब जैव घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। और अजैव घटक में निर्जीव वस्तु जो है सो आ जाएंगे, जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज इत्यादि जो है सो अजैव घटक के अंतर्गत होंगे। उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाए तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूरजमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेढक, कीट एवं पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। ये सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करती हैं तथा इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र की अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होती हैं। अतः यह बगीचा एक पारितंत्र है। तो यह बगीचा जो है एक पारितंत्र है। वन, तालाब तथा झील पारितंत्र के प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत आएंगे। तो वन, तालाब तथा झील जो है सो प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत आएंगे। वहीं पे देखा जाए तो बगीचा तथा खेत जो है मानव निर्मित यानी कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत होगा। जीवन निर्वाह के आधार जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक वर्गों में बांटा गया है। तो जीवन निर्वाह के आधार जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बांटा गया है। 3 भागों में जो है जीवन निर्वाह के आधार को बांटा गया है: उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। आइए स्मरण करने का प्रयास करें कि जो हमने स्वनिर्वाह पारितंत्र स्वयं बनाया था, कौन से जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा यानी चीनी एवं मड का निर्माण कर सकते हैं। सभी हरे पौधे एवं नीलहरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं तथा उत्पादक कहलाते हैं। सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। तो सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। तो जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वहारी एक परजीवी में बांटा गया है। उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वहारी एवं परजीवी में बांटा गया है। ऐसी स्थिति में कल्पना कीजिए कि जब आप जल जीवशाला को साफ करना छोड़ दें तथा कुछ मछलियाँ एवं पौधे इसमें मर भी गए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक जीव मरता है? जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जीव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक है क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी यानी भूमि में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। इनकी अनुपस्थिति में मृत जंतुओं एवं पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अपमार्जकों के न रहने पर भी मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति होती रहती है। आहार श्रृंखला एवं जाल को हम लोग देखेंगे। क्रियाकलाप 13.4 में हमने जीवों की एक श्रृंखला बनाई थी जो एक दूसरे का आहार करते हैं। तो उसे भी हम लोग देखते हैं।
तो यहाँ पे है सूर्य का प्रकाश से बनाते हैं जो वह उत्पादक कहलाएंगे। उसके बाद शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी, उसके बाद शीर्ष मांसाहारी है। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला 13.1 का निर्माण करती है। तो प्राकृतिक में आहार श्रृंखला के अंतर्गत है वन में, घास के मैदानों में, तालाब में। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाती है। तो आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर जो है सो बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है। तो स्वपोषी अथवा उत्पादक जो है प्रथम स्तर में आएंगे तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराती हैं। तो इसमें जो है प्रथम पोषी यानी उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधे जो है स्वयं अपना भोजन बनाते हैं तो वो हो जाएगा। उसके बाद आया शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता। इसके अंतर्गत जो कि शाकाहारी भोजन करते हैं जैसे गाय, बैल, फिर भैंस, सब जो है सो शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता जो है द्वितीयक पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत जो है सो जैसे शाकाहारी जो भोजन करते हैं जैसे गाय, बैल, भैंस इत्यादि जो है सो शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करते हैं और इसके अंतर्गत द्वितीय पोषी स्तर के अंतर्गत जो है छोटे मांसाहारी आ जाएंगे। इसमें जो है बिल्ली, कुत्ता इत्यादि जो है सो आ जाएंगे। उसके बाद जो है द्वितीय उपभोक्ता जो है तीसरे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं और तृतीय पोषी स्तर के अंतर्गत जो है सो बड़े मांसाहारी अथवा तृतीयक उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। बड़े मांसाहारी के अंतर्गत शेर, बाघ, चीता इत्यादि आ जाएंगे अथवा तृतीयक उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रभाव होता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो स्वपोषी जो है सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक है। स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी एवं अपघटकों तक जाती है। जैसा कि ऊर्जा के स्रोत नामक पिछले अध्याय में हमने जाना था कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया तथा यह पाया गया कि एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग जो होता है खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्यों में वृद्धि एवं जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल जाता है। तो खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल जाता है तथा अगले स्तर की उपभोक्ता को उपलब्ध हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुँचता है। तो प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंच पाता है, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। तो आहार श्रृंखला सामान्यतः देखा जाए तो 3 अथवा 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। तो सामान्यतः देखा गया है कि निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। तो निचले स्तर यानी उत्पादक स्तर पर जो है जीवों की संख्या अधिक होती है।
विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। तो विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों में द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनाते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध संख्यान्वित होते हैं तथा संख्यान्वित संख्याओं का एक जाल बनाते हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आहार श्रृंखलाओं से बना आहार जाल। ऊर्जा प्रवाह से 2 बातें स्पष्ट होती है। पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय अथवा एक ही दिशा में होती है। तो ऊर्जा प्रवाह से 2 बातें स्पष्ट होती है। पहली की ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय अथवा एक ही दिशा में होती है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। तो स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो जो शाकाहारी होते हैं उनके द्वारा स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं हो पाती है, जैसे एक विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है एवं अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती है। दूसरी, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता रहता है। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश से वह उत्पादक के अंतर्गत आ जाएंगे, जैसे पेड़ पौधे तो वह उत्पादक में हो जाएंगे। उसके बाद शाकाहारी, इसमें जो है गाय भैंस इत्यादि आ जाएंगे। मांसाहारी, जिसमें छोटे स्तर के जीव होते हैं, इसके अंतर्गत जो है बिल्ली कुत्ता इत्यादि आ जाएंगे। और शीर्ष मांसाहारी में शेर बाघ इत्यादि जो है सो आ जाएंगे। तो शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएंगे, प्राथमिक, और यह मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएंगे और शीर्ष मांसाहारी जो है सो तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगे। आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में जो है प्रवेश कर जाते हैं। जल प्रदूषण किस प्रकार होता है? इसका एक कारण है कि विभिन्न फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए कीटनाशक एवं रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करना है। ये रसायन बहकर मिट्टी में अथवा जल स्रोतों में चले जाते हैं। मिट्टी से इन पदार्थों का पौधे द्वारा जल एवं खनिजों के साथ साथ अवशोषण हो जाता है तथा जलाशयों से यह जलीय पौधा एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। यह केवल एक तरीका है जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत है। यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं। क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है, तो किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य जो है शीर्ष स्थान पर है। अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। तो हमारे शरीर में यह रसायन बहुत ही सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न गेहूँ तथा चावल, सब्जियां, फल तथा मांस में पीड़क रसायन के अपशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं। उन्हें पानी से धोकर अथवा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता है। हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, अब हम लोग उसको भी देखेंगे। हम सब पर्यावरण का समेकित भाग है। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे क्रियाकलाप गतिविधियाँ हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इस भाग में हम पर्यावरण संबंधी 2 समस्याओं के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। वे है ओजोन परत का अपक्षय तथा अपशिष्ट निपटान। ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपेक्षित होती है उसे भी हम लोग देखते हैं। ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। तो ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर जो है बनते हैं, जबकि सामान्य ऑक्सीजन जिसके विषय में हम प्रायः चर्चा करते हैं के अणु में 2 परमाणु होते हैं।
जहाँ ऑक्सीजन सभी प्रकार के जैविक जीवों के लिए आवश्यक है, वहीं ओजोन एवं एक घातक विष है। तो जहाँ ऑक्सीजन सभी प्रकार के जैविक जीवों के लिए आवश्यक है, वहीं ऑक्सीजन ओजोन के लिए एक घातक विष है। परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। उदाहरण, यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। तो यह गैस जो है मानव में त्वचा का गैस उत्पन्न करती है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी यानी यूवी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं से ओजोन बनती है। तो वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी यानी यूवी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं से ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण यानी ऑक्सीजन अणुओं यानी O2 को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन O परमाणु बनाते हैं। तो उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं यानी O2 को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन यानी O परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं, जैसा कि समीकरण में दर्शाया गया है। पराबैंगनी यूवी O2 फिर O प्लस O तो O2 हो गया, फिर O प्लस O2 तो O3 हो गया ओजोन। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। तो 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक माना गया है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक जो है माना गया है। इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर यानी शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर यानी शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। तो 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर तक ही जो है सीमित रखा जाना चाहिए। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां यानी CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं। तो यह अनिवार्य हो गया है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां जो CFC रहित जो है रेफ्रिजरेटर बनाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे कचरा प्रबंधन। अपनी दैनिक गतिविधियों में हम बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है। इनमें से अवशिष्ट पदार्थ क्या है, जब हम उन्हें फेंक देते हैं तो उनका क्या होता है। आइए इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। जब हमने जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ा कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं करता। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के पाचन या अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसलिए कोयला खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती है। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवियों द्वारा नहीं हो सकता। इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है। परमाणु समान अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। आपके द्वारा दबाए गए पदार्थों में से कितने जैव निम्नीकरण थे। वे पदार्थ जो इस प्रकरण में अपघटित नहीं होते अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो जो पदार्थ अपघटित नहीं होते हैं वह अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। तो जो अजैव पदार्थ है वह अक्रिय और लंबे समय तक पर्यावरण में जो है बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। किसी भी नगर एवं कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। किसी पर्यटन स्थल पर जाइए, हमें विश्वास है कि वहाँ पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खाली थैलियाँ इधर उधर फैली हुई दिखाई देगी।
पिछली कक्षाओं में हमने स्वयं द्वारा उत्पादित इस कचरे से निपटान के उपायों पर चर्चा की है। आइए इस समस्या पर अधिक गंभीरता से ध्यान दें। हमारे जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारी अभिवृत्ति में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। हम प्रयोज्य यानी निवर्तनीय वस्तुओं का प्रयोग करने लगे। पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव से अजैव निम्नीकरण वस्तु के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई। आपके विचार में इन सब का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? पारितंत्र के विभिन्न घटक अन्योन्य आश्रित होते हैं। तो पारितंत्र के विभिन्न घटक जो है अन्योन्य आश्रित होते हैं। उत्पादक सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को पारितंत्र के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं। तो उत्पादक जो होते हैं सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को पारितंत्र के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं। जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है। तो जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो वहाँ पे ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। यह आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों को सीमित कर देता है। मानव की गतिविधियों का पर्यावरण पर समाघात होता है। CFCs जैसे रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है। तो CFC जैसे रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यानी UV विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। अतः इसकी क्षति से पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरा जैव निम्नीकरण अथवा अजैव निम्नीकरण हो सकता है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है।